और सबसे ज्यादा मुझे उसकी आवाज विचलित कर रही थी। दिन भर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली लड़की आधी रात को दीवारों से मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। बट मुझे कभी डर नहीं लगा हॉरर मूवीज से। बचपन में ही लगता था। मुझे नहीं लगा बचपन में, मैं तो आँख खोल के ऐसे दिखता था, हाँ अब क्या होने वाला है, ऐसे दिखता था। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल देखिए। आइकन को भी जरूर से दबाएं और नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ मैं बताता हूँ, ये तो बताती है नहीं, नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को बेल दबा के जरूर से क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसका। हो गया? यस नहीं। सो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों की रिक्वेस्ट में ही एक्चुअली हम लोग लाइव गए थे, तो वहाँ पर आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था। एग्जैक्टली, एक हॉरर रिएक्शन थी। आप लोगों को बहुत पसंद है भूतों की कहानी सुनने में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेकर आए हैं भूतों की कहानी का सबसे बड़ा शहजादा जिसे कहते हैं इफरित जिन। सो ये इफरित जिन का एक आई डोंट नो हॉरर स्टोरी Yes. है। तो बता दें ये वीडियो का नाम है इफरित जिन पार्ट 1 हॉरर स्टोरी। सो ये स्केरी पंपकिन यूट्यूब चैनल का वीडियो है, लिखा है हिंदी हॉरर स्टोरीज रियल हॉरर हॉरर स्टोरी। जी हाँ, तो Real ये सच्ची horror घटना पे आधारित हो सकती है। आइए देखते आप हैं। लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को कौन सा सबसे स्केरी वाला, मतलब हमें तो आई थिंक जी हॉरर शो का वो ट्यून बहुत डरावना लगता था। बीच बीच में मैं डरता नहीं था, मैं शुरू से ही डरता नहीं था। एक दिन क्या बोलते हैं ये कि अपने मोबाइल पे वही रिंगटोन रख दो, मिडनाइट में अगर बजेगा जी हॉरर शो का कितना डरावना था। पर मुझे कभी डर नहीं लगा हॉरर मूवीज से। बचपन में ही लगता था। मुझे नहीं लगा बचपन में, मैं तो आँख खोल के ऐसे दिखता था, हाँ अब क्या होने वाला है, ऐसे दिखता था। एनीवेज दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे वीडियो, क्योंकि इफरित जिन के बारे में कि आखिर क्या है स्टोरी। तो बिना किसी देरी के आइए करते हैं वीडियो शुरू। और अगर आपको ऐसे ही और भी रिएक्शन देखना पसंद है और हॉरर का, तो कमेंट में जरूर से बताएं। और एक चीज लिखना ना भूलें कि आखिर आप और कौन से हॉरर स्टोरीज हमसे चाहते रिएक्शन देना। हाँ, जस्ट शेयर सम लिंक्स। एग्जैक्टली। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। पिछले 4 साल में ये तीसरा ट्रांसफर था। पापा के साथ हम पांचों, हम 4 भाई बहन और माँ भी बार बार इस तरह सामान लेकर यहाँ से वहाँ भागते परेशान हो चुके थे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी बार बार स्कूल बदलने में, नया माहौल, नए लोग। जब तक हम थोड़ा संतुलित हो पाते, पापा एक नई जगह जाने का आदेश सुना देते। इस बार पापा का तबादला शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे गांव में हुआ था। हम चारों का मुंह लटका हुआ था। एक तो गांव, हमेशा ऐसा होता था। वो भी इतना पिछड़ा हुआ, ना ढंग का स्कूल होगा ना रहने की जगह। ऊपर से हमारे बड़े परिवार का छोटे मोटे मकान में गुजारा भी नहीं था। पापा ने बताया कि रहने के लिए डाक विभाग की ओर से एक पुराना बंगला तैयार कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारी मन से हमने अपना शहर वाला मकान छोड़ा और पहाड़ी के लिए निकल पड़े। हम 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं, गाड़ी में सनरूफ है। फिर मुझसे छोटा सचिन, फिर हमारी 2 छोटी बहनें, एक विनी जो 14 साल की थी और सबसे छोटी सोनी थी। विनी चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा चंचल और खिलंदा स्वभाव की थी। हर समय हंसना, मुस्कुराना, खेलना कूदना, सबको परेशान करना, यही उसकी दिनचर्या थी। हम नए बंगले में जैसी। बंगला हमारे अंदाजे से कहीं गुना बड़ा था। बंगले का एक भाग हमारे रहने के लिए साफ किया गया था, बाकी लगभग आधे भाग में कहीं ताले जड़े थे तो कहीं भयंकर टूट फूट मची थी। कहीं कहीं दरवाजे पर सांकल लगाकर छोड़ा गया था। हम बंगले को घूम घूम कर देख ही रहे थे कि एक बूढ़ी महिला लाठी टिकाते आ गई। हमेशा कोई बूढ़ा कैरेक्टर जरूर रहता है। कि उनके पुरखे भी इसी हवेली की देखरेख करते थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया, तो वो वापस अपने मायके आ गई और इसी हवेली की देखरेख करने लगी। माई लगभग 75 साल की बूढ़ी महिला थी। फोटो हमारे परिवार को देख हमको लगा वो आँख खुल गई। उन्होंने मेरी दोनों छोटी चुलबुली बहनों के सर पर प्रेम से हाथ फेर कर कहा, अल्लाह हाफिज। आप मुस्लिम हैं? माँ ने कुछ अजीब से भाव चेहरे पर लाकर कहा,
जी मैडम, एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चियां बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए। बच्चियों से मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब बच्चे या बड़े कोई भी बंगले के दूसरे भाग में ना जाने पाए। जितना हिस्सा साफ किया है उतना ही भाग इस्तेमाल में लाए, समझे? लेकिन क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और अधिकतर हिस्सा टूटा फूटा है। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए एहतियातन कह दिया बस। बाकी जैसा आप लोगों की मर्जी। वो अपनी लाठी टेक कर जाने लगी। आप इस बंगले में नहीं रहती हैं? माँ ने हैरानी रियलिटी से नहीं पूछा। बता रही क्या कि क्यों मना कर रही है? नहीं नहीं, मैं तो पास ही में बनी छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर कभी कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम लोग घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। पापा और माँ घर का सामान सही करने में व्यस्त हो गए। इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे, जिसमें से लगभग 10 कमरे बंद थे, यह जर्जर हालत में थे। बाकी के 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए थे। बाकी बचे कमरों में सामान लगाने के बाद भी 2 कमरे बचे ही थे। ये बचे 2 कमरे मेरी दोनों शैतान बहनों के खेलने का मैदान बन चुके थे। हमारा दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया गया था। पापा को मिली सरकारी गाड़ी से हम जब तब आसपास के सुंदर दृश्य देखने निकल जाते थे। पहाड़ी इलाके बेहद खूबसूरत होते हैं। पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त एक और चीज बहुत प्रसिद्ध होती है, वो है यहाँ के काले जादू और भूत प्रेत की कहानियाँ। मेरे सहपाठी अक्सर मुझे यहाँ वहाँ के भूतिया किस्से सुनाकर डराते रहते थे। मैं भी घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को डराने के उद्देश्य से वो कहानियाँ और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता। जब वो तीनों अक्सर डर से रोने लगते तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खुल जाती। हमें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं छोटे भाई सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझसे तीनों बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर माँ काम निपटाकर निश्चिंत होकर सोने चली गई थी। दोनों छोटी बहनें भी खाली पड़े कमरों में धमा चौकड़ी मचा रही थी। जाने क्या हुआ, अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं और सचिन बैट बॉल वहीं फेंक कर तेजी से अंदर की ओर भागे। चीख की आवाज सुनकर माँ भी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकल आई थी। हम दौड़ते हुए हॉल में पहुंचे। वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सोनी के रोने की लगातार आवाजें आ रही थी। मुझे समझते देर ना लगी कि सोनी की रोने की आवाज हवेली के दूसरे भाग से आ रही है। मैंने सचिन का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली के वर्जित भाग में घुस गया। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल का अंबार लगा हुआ था। सामने देखा तो विनी नीचे बेहोश पड़ी थी और सोनी उसके पास खड़ी जोर जोर से रो रही थी। लगभग उसी समय माँ भी हमारे पास पहुंची। विनी को बेहोशी की हालत में देखकर माँ की चीख निकल गई। किसी तरह विनी को लेकर हम बाहर हवादार कमरे में आए। सोनी को पुचकार कर चुप कराने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम चीखी क्यों और विनी कैसे बेहोश हो गई? भैया, मैं नहीं चीखी। मैं तो विनी को कोचती हुई बाहर हॉल में गई थी। वो शायद अंदर वाले कमरे में छिपने गई थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई तो वो ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। सोनी ने सुबकते हुए बताया। माँ विनी को देखकर रोने लगी थी। मेरी हालत भी खराब हुए जा रही थी। माँ को संभालूं, सोनी को संभालूं या फिर बेहोश पड़ी विनी को देखूं। सचिन दौड़कर 2 गिलास पानी ले आया। एक गिलास माँ को थमाकर दूसरे से विनी के चेहरे पर छींटे मारे तो वो धीरे धीरे होश में आने लगी। विनी को कुशल मंगल देखकर माँ और सोनी का रोना थम गया था। माँ ने प्यार से विनी के सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? वो माँ, मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वहाँ उस कमरे के दरवाजे पर साकल बंद थी और उस पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। मैंने उसे खोलकर कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ सब धुआं धुआं सा दिखने लगा। कुछ अजीब सी महक आ रही थी। वहीं से मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो लगा जैसे बाहर आने का रास्ता ही खो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं डर के मारे चीख पड़ी।
उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। विनी ने पानी पीते हुए बताया। मतलब तुम कमरे के अंदर थी तो बाहर कैसे निकली? तुम तो कमरे के बाहर नीचे पड़ी हुई थी, सचिन ने कहा। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगी। विनी ने जवाब दिया। उस समय विनी को शांत कराना ज्यादा जरूरी था, इसलिए बात को वहीं रखा करके मम्मी उनके लिए हलवा बनाने की तैयारी में लग गई। इस घटना से कुछ बातें मेरे मन में खटक गई थी। अगर विनी की बात सच है तो वहां दरवाजे पर मैंने कोई रक्षा सूत्र बंधा क्यों नहीं देखा? दूसरी बात, कमरे से विनी बाहर कैसे पहुंची? अंदर धुआं कहां से और क्यों आया? कैसी महक की बात कर रही है विनी? मन में विचित्र ख्याल आ रहे थे। बीच बीच में अपने सहपाठियों की भूतान कहानी भी याद आ रही थी। आज तक जिन कहानियों को मैं मनोरंजन के लिए सुनता था, आज मुझे उनके बारे में सोच सोच कर सेहरन हो रही थी। पूरी रात नींद मेरे साथ आंख में चौली खेलती रही। सुबह तक मेरी लाल सुर्ख आंखें मेरी रात्रि जागरण की चुगली कर रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो पता चला विनी को बुखार हुआ है। मैं फिर से चिंतित हो उठा था। शायद उसके अंदर डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया था। दिन भर मम्मी विनी की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात गहराते गहराते उसका बुखार सीमा से परे पहुंचने लगा था। वो बदहवासी में रात भर कुछ कुछ बड़बड़ाती रही थी। सुबह होते ही पापा की सरकारी गाड़ी में उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले 3 दिन इसी तरह बुखार में तड़पते बीत गए। मम्मी पापा हॉस्पिटल में ही विनी के पास ही थे। आखिरकार चौथे दिन खबर मिली कि विनी की हालत में कुछ सुधार आया है। अगले 2 दिन और अस्पताल में बिताने के बाद विनी घर आ गई थी। विनी हम सबकी जान थी। उसके घर आने से हम सबके चेहरे की रौनक लौट आई थी। सब लोग धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, बस एक को छोड़कर। विनी अब पहले की तरह उछल कूद नहीं करती थी। अक्सर एक जगह पर गुमसुम सी बैठी रहती या हमें खेलते देखती रहती। पहले तो हमने इसे बीमारी की वजह से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट और कमजोरी समझा, लेकिन यह सिलसिला अंतहीन हो गया। विनी अब कम ही बात करती थी। ज्यादातर समय वो अपने कमरे में ही बिताती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। यही सब चलते चलते लगभग 6 महीने बीत गए थे। हम लोग बहुत कोशिश करते कि वो हमारे साथ खेले कूदे, मुस्कुराए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते थे। वो यूं ही भावहीन सी एकटक शून्य में ताकती रहती। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। माँ पापा उससे पूछ पूछ कर थक चुके थे कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन पापा बहुत उत्साहित से होकर घर घुसे। पापा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उत्साहित स्वर में उन्होंने दोनों छोटी बहनों को पुकारा और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। अरे मेरी पदोन्नति हो गई है, तनख्वाह भी बढ़ेगी और अगले 4 साल तक कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा, पापा ने खुश होकर कहा। प्रमोशन की खबर ने हम सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। पापा विनी को मिठाई खिलाने लगे तो विनी पापा का हाथ झटक कर अंदर भाग गई। पापा के प्रमोशन होने के बाद अब घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नई पोस्ट पर पापा की अच्छी खासी ऊपरी कमाई होने लगी। घर का माहौल बदलने लगा था। सुंदर पर्दे, महंगे कपड़े, बढ़िया साजो सामान हमारे घर की रौनक बढ़ाने लगा था। सब कुछ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा था। इतना कि कहीं ना कहीं इस चमक धमक में हम विनी के व्यवहार को नजरअंदाज करने लगे। धीरे धीरे साल बीतने को आया था। मेरी प्यारी सी चुलबुली बहन अब एक गंभीर सी लड़की बन गई थी। स्कूल में भी उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। किसी तरह समझाने बुझाने पर उसने परीक्षा तो दे दी, लेकिन अगले साल उसने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। 1 साल के भीतर ही उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो छोटी बच्ची अब एक परिपक्व सी लड़की नजर आने लगी थी। मेरा दाखिला भी कॉलेज में हो गया था। मैं देर रात तक जागकर अपने असाइनमेंट बनाता था। उस रोज रात में पढ़ते पढ़ते मैं काफी देर तक जाग रहा था। अचानक मुझे किसी के फुसफुसाकर बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज मर्दानी थी। मैं कुछ शंकित सा हो उठा। धीमे धीमे सदे हुए कदमों से मैं हॉल में पहुंचा तो आभास हुआ
कि आवाज विनी के कमरे से ही आ रही है। मैंने चुपके से झांक कर विनी के कमरे में देखा तो वो एक दीवार की ओर मुंह करके फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रही थी। कमरे में विनी के अलावा कोई नहीं था और सबसे ज्यादा मुझे उसकी आवाज विचलित कर रही थी। दिन भर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली लड़की बाप रे। आधी रात को दीवारों से मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। किसी तरह मैंने अपनी चीख को गले में ही दबाकर वहां से निकलना उचित समझा। रात काफी हो चुकी थी। मैंने फिलहाल किसी को भी जगाना ठीक नहीं समझा। उस रात मैंने कैसे करके एक एक पल बिताया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह होते ही मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। माँ किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी थी। माँ और पापा चुपचाप किसी तांत्रिक या ओझा की खोज करने लगे। ओके तो मुझे जितना पता चला ये पार्ट 1 है एंड इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये जो लड़की बता नहीं रही क्या हुआ है बिकॉज उसने 100% कुछ तो देखा था उस समय। तो पोजेस्ड हो गई है। पोजेस्ड होगी इसीलिए वही जो अंदर में वो जिन या जो भी है वही उसको बुलवाने नहीं दे रहा है कि हाँ ये हुआ। एग्जैक्टली कंट्रोल कर चुके हैं। So, बट मुझे सबसे अच्छा लगा कि ऐसे कार्टूनाइज्ड वर्जन में भी इतना कैप्टिवेटिंग वे में ये स्टोरी और बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ना, और हाँ। जो मतलब जो थीम दिया है बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत जबरदस्त। मतलब अगर आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो हाँ, एकदम रोंगटे loud में जो होता है ना, सुन- रोंगटे खड़े हो जाने वाला वो वैसा आपको फीलिंग होगा। हम लोग एकदम लाउड में सुन रहे थे। Exactly. बहुत अच्छा लग रहा था एंड वॉइस हर एक जन का जो वॉइस है बहुत गंभीर और मतलब वो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्त आप लोग बताइएगा इसका पार्ट 2 हम लोग लाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो Exactly. कमेंट में बताइएगा। ऐसा और भी रेकमेंड कीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है ये स्टोरी, आपको हॉरर जॉनर कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और आपको कैसा लगा ये इफ्रित जिन का ये पार्ट 1? और Yes. अगर आप चाहते हो कि हम इसका सेकंड पार्ट लाएं तो Yes. कमेंट जरूर से करें, उसको भूले ना आप। एंड तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस और हमारे वीडियो को। जाते जाते फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं मिलेंगे नए फिर एक और वीडियो वीडियो में। में। तब तक अपना ख्याल रखिए। रखिए। बाय बाय, टाटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज।